Hello students, audio is clear? Video is clear? Okay. Good morning to all of you. Good morning to all of you. लास्ट में हमने जो टॉपिक किया था वो था केस 2, ठीक है। तो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर शुरू किया था, केस 1 हो गया था, केस 2 हो गया था, केस ए और केस बी, सही है। केस ए में हमने हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड के बारे में पढ़ा था और केस बी में हमने अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ा था। तो मेरे हिसाब से केस ए और केस बी दोनों क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। दोनों क्लियर है, केस ए एंड केस बी क्लियर हो गया। तो पहले वो देखा जिसमें सिंगल बॉन्ड सी थे, बाद में वो देखा जिसमें सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड साथ में थे, साथ में ट्रिपल बॉन्ड भी थे, ठीक है। अभी हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो रहेगा नेक्स्ट वन, जो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम बोलेंगे केस सी। केस सी में आप पढ़ सकते हो, वहां पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है, फॉर द कंपाउंड्स कंटेनिंग सिंगल फंक्शनल ग्रुप। पहले हमने मल्टीपल बॉन्ड्स पढ़े और अब हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको हल्का सा बता दिया था फंक्शनल ग्रुप के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी जनरली मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा होता है और मल्टीपल बॉन्ड का प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये तो देख लिया हमने कि सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, हमने ये भी देख लिया कि मल्टीपल बॉन्ड्स क्या होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है। अभी हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन आपके स्क्रीन के ऊपर है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है, फंक्शनल ग्रुप इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कोई भी एक ऐसा एटम या तो उसके ग्रुप ऑफ एटम, इनसे बनता है फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज हम यहाँ पे लेते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। यहाँ पे सेकंड हम लेते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं A, इसको हम बोलेंगे B, दैट इज CH3 अटैच टू CH3। यहाँ पे हम लेते हैं C, दैट इज CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू OH, और यहाँ पे हम लेते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू OH, सही है। रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हैं उनके प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। तो आप मुझे बताओ, A मॉलिक्यूल, B मॉलिक्यूल, C मॉलिक्यूल और D मॉलिक्यूल, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगे। तो इफ हम सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करते हैं तो कौन से दो मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज सिमिलर होने चाहिए और क्यों, किसके प्रॉपर्टीज सिमिलर होने चाहिए और क्यों। ठीक है, देखो पहली बात तो ऐसा होता है, इफ हम कार्बन एटम के हिसाब से देखते, देखो हमें कैसे पता चलेगा किस दो मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज सेम है। तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम 3। तो इफ हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से जाते हैं तो हमको ऐसा लगेगा कि A और D इन दोनों के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे तो उनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो A और D इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए।
साथ में बी और सी इन दोनों के पास भी नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और इसीलिए इनके प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से देख रहे हैं। तो इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से देखते हैं, प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वैसे भी डिफरेंट होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट ही होंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में दोनों आते हैं, केमिकल भी आएगा और फिजिकल भी आएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी नाम का वर्ड यूज किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स हैं, तो इन केमिकल कंपाउंड्स के जो प्रॉपर्टी रहेंगे उनको बोलेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। और यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है तो इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए और इन दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए। बट क्या लगता है इन चार में से कौन कौन वाटर में सोल्यूबल होगा? चार में से कौन कौन वाटर में सोल्यूबल होगा और क्यों होगा? ए, बी, सी और डी इनमें से कौन वाटर में सोल्यूबल होगा और कौन नहीं होगा? इफ कोई होता है तो वो वाटर में सोल्यूबल क्यों होगा, उसका रीजन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। पहली बात मैंने आपको बोला था जहां पे हाइड्रोकार्बन होता है, दिस इज द हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ये पोलर होता है कि नॉन पोलर? तो हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली नॉन पोलर और वाटर जो होता है ये होता है पोलर। और मैंने आपको बोला था पोलर में पोलर ही सोल्यूबल होता है, तो वाटर में सोल्यूबल कौन होगा? वाटर में वो सोल्यूबल होगा जो पोलर होगा, या तो वाटर में वो सोल्यूबल होगा जो आयंस के फॉर्म में होगा, या तो वाटर में वो सोल्यूबल होगा जो H बॉन्डिंग बनाएगा। तीन में से जो एक भी प्रॉपर्टी शो करता है वो वाटर में सोल्यूबल होगा। इफ हम इसको देखेंगे सो दिस इज हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई एटम नहीं है, तो ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन जो नॉन पोलर है। और नॉन पोलर जो रहेगा वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है और इसीलिए जो ऑयल होता है जो कि खुद एक हाइड्रोकार्बन है और ये खुद नॉन पोलर है और इसीलिए ऑयल जो होता है ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे तो ये भी हाइड्रोकार्बन है तो ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। मतलब हम सोल्यूबिलिटी के हिसाब से देखते हैं तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है, इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है। इसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा और जब ये वाटर के साथ H बॉन्डिंग बनाएगा इसका मतलब इथेनॉल जो रहेगा ये वाटर में सोल्यूबल होगा। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी OH है, OH का ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये जो हाइड्रोजन रहेगा ये एसिडिक हाइड्रोजन है। और जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है या तो जिनके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो क्या बनाते हैं H बॉन्डिंग बनाते हैं और जो H बॉन्डिंग बनाएंगे वो वाटर में सोल्यूबल होंगे। तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, तो हमारे हिसाब से इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए थे और इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम होने चाहिए थे, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ A and B आर सिमिलर बिकॉज बोथ आर इनसोल्यूबल इन वाटर, बट C and D बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर क्योंकि ये दोनों के दोनों H बॉन्डिंग बनाते हैं। इससे एक बात तो कंफर्म हो गई है कि प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के ऊपर ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम इसीलिए दिया। मैंने आपको बोला था केमिकल प्रॉपर्टी नाम का वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स है। तो
प्रॉपर्ली सुना करो मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए बोला है, यहाँ पे दोनों वर्ड्स लिखे हैं, दोनों प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे। क्लियर है? केमिकल प्रॉपर्टी नाम का वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये केमिकल कंपाउंड्स है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब क्वेश्चन ये आता है इन दोनों के प्रॉपर्टी सेम क्यों है, इन दोनों के प्रॉपर्टी सेम क्यों है? इन दोनों के प्रॉपर्टी सेम इसलिए है क्योंकि इन दोनों के पास OH प्रेजेंट है, इन दोनों के पास OH प्रेजेंट है। इन दोनों के पास OH प्रेजेंट नहीं है, इन दोनों के पास OH प्रेजेंट है, तो इस OH की प्रेजेंस की वजह से इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो इन दोनों से डिफरेंट है। और यहाँ पे जो है ये एटम है कि ग्रुप ऑफ एटम है? OH को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। OH will be atom or group of atom. It is a group of atom. ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम within a compound that is responsible for the characteristics of chemical properties, और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जो OH है ये किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे जो OH है ये किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कोई भी ऐसा एक एटम या तो कोई भी ऐसा एक एटम्स का ग्रुप जिसके वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं और जिसके वजह से वो केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। दिया? अब क्लियर है? दिया? अब क्लियर है? ठीक है, हम एक कोई कंसीडर नहीं करेंगे, हम दोनों को कंसीडर करेंगे, लेकिन बोलने के टाइम पे केमिकल प्रॉपर्टीज ही बोला जाता है क्योंकि इनको हम लोग केमिकल कंपाउंड्स बोलते हैं इसलिए। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर? डेफिनेशन क्लियर? तो डेफिनेशन का मतलब होता है, फंक्शन का मतलब होता है एटम और ग्रुप ऑफ एटम which is responsible for the properties। ओके, वैष्णविया, इन दोनों में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है ये है एल्केन ANE। यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम मानते हैं ANE क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। Is it clear? Definition of functional group is clear? सेम फंक्शनल ग्रुप है तो उनके प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहेंगे। अब इनमें और दो को ऐड करता हूं, E और F। E में मैं लिखता हूं CH3 attached to CH2 attached to COOH। यहां लिखता हूं मैं CH3 attached to CH2 attached to CH2 attached to COOH। आप मुझे बताओ E और F दोनों के पास सेम ग्रुप अटैच्ड है। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम होता है, जैसे यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? COOH। यहाँ पे कौन प्रेजेंट है? COOH। दोनों के पास जो ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट है वो सेम है, और जब दोनों के पास सेम ग्रुप ऑफ एटम रहेगा तो इनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है? तो हाइड्रोकार्बन चेन को जो ऐसा ग्रुप अटैच्ड होता है जिसके वजह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। इन दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप है और इन दोनों के पास सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तो इनके प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हम यहाँ पे लिखेंगे G और यहाँ पे लिखेंगे H। हम यहाँ लिखेंगे CH3 attached to CH2 attached to NH2।
हम यहाँ लिखेंगे CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू NH2। क्या G और H के प्रॉपर्टी सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? सेम, ठीक है, ओके। हाँ, तो यहाँ पे इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। मैं आपको पूछता हूँ, हम D को और F को कंपेयर करते हैं, तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? हम D और F इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि D में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, F में जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है, तो इन दोनों के प्रॉपर्टीज जो रहेंगे ये कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। कैसे रहेंगे? डिफरेंट। समझ में आ रहा है? हम कंपेयर करते हैं E और G को। क्या लगता है, E और G इन दोनों के प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे? इन दोनों के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि इन दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसे है? डिफरेंट है। अब मैं आपको पूछता हूं, यहाँ पे E जो रहेगा वो एसिड है कि बेस है? E जो है वो एसिड है कि बेस है? एसिड, सिंपल सी बात है, सो इट एक्ट एज एसिड। F जो है वो एसिड है कि बेस है? F जो रहेगा ये भी किसका काम करेगा? एसिड का। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। जिनके पास COOH होता है उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है और इसीलिए वो H+ आयन डोनेट करेगा। तो E और F दोनों के दोनों एसिड है, हम G और H नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो यहाँ पे ये किसका काम करेगा? बेस का, और ये किसका काम करेगा? बेस का। तो देखो इन दोनों के प्रॉपर्टी डिफरेंट है और इन दोनों के प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे G में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? G में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो होता है उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है NH2, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? COOH, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ लिखता हूँ CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3 और यहाँ लगा दिया क्लोरीन। इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो इस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो कौन सा रहेगा? Cl। अब क्लियर है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल में, जिसके वजह से वो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है हाइड्रोकार्बन से, और इसीलिए हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्लोरीन को फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कोई तीसरा ग्रुप आता है तो उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करते हैं। ठीक है, वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। ओके है, ठीक है, चले आगे। फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया? हाँ, सिंगल एटम है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है देखो, अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम। तो ये स्पेसिफिक एटम है और ये ग्रुप ऑफ एटम है। क्लियर है पटेल नंदिनी? ठीक है, तो डेफिनेशन में दोनों लिखा है, इसलिए मैंने डेफिनेशन में दोनों वर्ड को स्पेसिफाई किया है। एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determines the property of any compound and that is called as the functional group। तो फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया। चले आगे, यहाँ पे देखो इथेनॉल और प्रोपेनॉल और इथेन और प्रोपेन, ये भी जो रहेंगे वो क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप का काम करेंगे। उनके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं मैं। देखो ऋषभ, जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक ऐसा मॉलिक्यूल लिखता हूँ दैट इज CH3 attached to CH attached to Cl attached to CH2 attached to COOH।
अब आप यहाँ पे देखोगे तो इस मॉलिक्यूल में आपको कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं और कौन से। तो ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही फंक्शनल ग्रुप उसके पास हो, तो इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक जो है वो CN है जो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, और दूसरा जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ओके है। नेक्स्ट हम लिखते हैं CH3 attached to CH attached to NH2 attached to CH2 attached to COOH, और यहाँ पे लिखा मैंने आंसर, ठीक है। इसके पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके पास भी दो फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो NH2 है और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो COOH है। क्लियर है। अब NH2 जो रहेगा ये किसका काम करेगा, बेस का, और COOH जो रहेगा ये किसका काम करेगा, एसिड का। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और जिसके पास बेसिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और जिसके पास एक एसिडिक है और एक बेसिक है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो रहेगा वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल। समझा नहीं समझा ऋषभ, ठीक है। हम यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल लिखते हैं CH3 attached to NH2 CH attached to NH2 attached to COH। इसके पास कितने फंक्शनल ग्रुप है, ग्रेसी यस, हाइड्रोकार्बन को छोड़ के बाकी जो भी ग्रुप होता है उसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। दरवेश ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितने टाइप के कितने फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज मेरे पर्सनल आईडी पे चैटिंग करना है। NH2 एंड COOH टोटल 3 फंक्शनल ग्रुप है। ये जो रहेगा ये बेस का काम करेगा, ये रहेगा बेस और ये रहेगा एसिड। तो इस मॉलिक्यूल के पास दो फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो बेस का काम करेंगे, ठीक है। वंदन, फंक्शनल ग्रुप का काम है प्रॉपर्टीज को चेंज करना। फंक्शनल ग्रुप का काम होता है प्रॉपर्टीज को चेंज करना, ठीक है। एक भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होगा तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। अब यहाँ पे देखो ये मॉलिक्यूल एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, दिस विल बी एसिडिक और बेसिक। क्यों बेसिक, क्योंकि इसके पास दो बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक है, तो एक बेस एक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो रहेगा वो बेसिक होगा। अब देखो इसके पास एक एसिड एक बेस न्यूट्रल, इसके पास एक एसिड और दो बेस, तो ये बेसिक रहेगा। इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप का क्वांटिटी डिफरेंट होता है और फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होता है, तो उनके प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। इसका मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज ओनली किसके वजह से आते हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से आते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे ना ये मॉलिक्यूल ऐसा ही काम क्यों करता है, तो उसका रीजन है उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो, उसके पास जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो, ठीक है। क्लियर। आयुषी बेटा दो बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक है, तो ये बेसिक होना चाहिए, दिस विल बी बेसिक। रेशम देखो वो स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, ये कैसे पता चलेगा। यहाँ पे जो एसिड है ये भी वीक एसिड है, ये जो है ये वीक बेस है और ये जो है वो वीक बेस है। समझ में आ रहा है। अब सिंपल सी बात है, इसके पास एक एसिडिक ग्रुप है और दो बेसिक ग्रुप है, तो इस एसिडिक ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने का काम एक बेस करेगा। तो अब बचा क्या, बेसिक। इसका मतलब पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो रहेगा वो बेसिक रहेगा। अब उसका एग्जैक्टली स्ट्रेंथ कितना रहेगा वो तो हमको
Kb के वैल्यू से पता चलेगा। इफ हमको बेस का स्ट्रेंथ निकालना है तो Kb का वैल्यू देखेंगे और एसिड का स्ट्रेंथ निकालना है तो Ka का वैल्यू देखेंगे। रेशिया, यही आपका क्वेश्चन था। हाँ, हम क्वांटिटी से सिर्फ ये देखने का काम करेंगे कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। एग्जैक्टली वो कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है वो अभी हमको नहीं देखना है। अभी सब ये देखना है कि वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। और मेनली वो डिपेंड करता है फंक्शनल ग्रुप के वजह से। किसके ऊपर? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, ओके। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और 2 वीक बेस है, दरवेश देखो कोई भी हो, एक स्ट्रॉन्ग हो और 2 वीक बेस रहेंगे, लेकिन रूल तो यही कहता है कि वीक एसिड वीक बेस, एक एसिड एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो नॉर्मली जिसके पास जो ग्रुप ज्यादा है वो नेचर वही शो करेगा। क्लियर? जिसके पास जो ग्रुप ज्यादा है नेचर वही शो करेगा। ठीक है, बेसिक एसिडिक नेचर से देखना है या फंक्शनल ग्रुप इटसेल्फ नेम। इफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट दिया, देखो CH3 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CH2, यहां NH2 है, यहां NH2 है। अब देखो ये एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? व्हाई बेसिक? व्हाई बेसिक? बिकॉज यहाँ पे बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? बेसिक ग्रुप। तो मैं आपको उतनी देर से यही बात बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एसिडिक है तो एसिडिक रहेगा, फंक्शनल ग्रुप बेसिक रहेगा तो बेसिक रहेगा। तो एक बात ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज हमेशा फंक्शनल ग्रुप के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग है वीक है वो सब नहीं देखना है, पहले ये देखना है एसिड है कि बेस है। क्लियर? और वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड में से किसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन में यूज नहीं करते हैं। कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है? और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, उनमें से एक भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन के साथ यूज नहीं करेंगे। एग्जांपल कौन सा है? HNO3, HClO4, उसके बाद H2SO4, HCl, HBr और HI। ये एक भी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक भी स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ यूज नहीं करते हैं। तो आप मन में से ये डाउट निकाल ही दो कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वीक बेस रहेगा तो क्या होगा। ठीक है, क्यों? इसका रीजन है HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इफ इस HNO3 को हाइड्रोकार्बन को लगाना है, इफ इस HNO3 को हाइड्रोकार्बन को लगाना है, मतलब देखो हमारे पास यहाँ पे है CH3 अटैच्ड टू CH2 डैश और यहाँ पे हमको HNO3 को लगाना है। तो HNO3 को लगाएंगे कैसे? HNO3 को लगाने के लिए HClO4, ठीक है ना, HNO3 जो है ये डिसोसिएट होगा तो ये बनेगा H प्लस और NO3 माइनस 1। सही है। अब या तो ये NO3 यहाँ पे अटैच्ड होगा या तो यहाँ पे H अटैच्ड होगा। देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा है, इसमें से एक भी एटम चले जाएगा तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन इनमें से हमको किसी को भी हाइड्रोकार्बन पे लगाना है, किसी को भी हाइड्रोकार्बन पे लगाना है तो उनके पास एक वैकेंसी बनानी होगी और एक वैकेंसी बनाने के लिए इनमें से किसी एक एटम को रिमूव करना होगा और जैसे ही उनमें से किसी एक एटम को रिमूव करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे। मतलब इनका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है
इनका जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, इनका जो स्ट्रॉन्ग एसिड का कैरेक्टर है वो जब ये इस फॉर्म में रहेगा उसके लिए है। अब क्लियर है ऋषभ? ठीक है, दिया। देखो मैंने इतना तो कंफर्म बोल दिया है कि जो भी एसिड्स हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ यूज करेंगे और जो भी एसिड्स हम जो भी बेस हम लोग हाइड्रोकार्बन के साथ यूज करेंगे वो हमेशा वीक एसिड और वीक बेस ही होगा। क्लियर? अब एक में 2 वीक एसिड है और दूसरे में 3 वीक बेस है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा? दिया, ये मॉलिक्यूल क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में 2 वीक एसिड है और 3 वीक बेस है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा? न्यूट्रल होगा। सही है, एसिडिक 2 है और बेसिक 3 है, फिर भी वो न्यूट्रल होगा। हा? कैसा होगा? बेसिक ही होगा ना, तो हमको तो वही देखना है ना, बेसिक। और ये जो बेसिक रहेगा ये वीक बेस है कि स्ट्रॉन्ग बेस है? वीक बेस, तो होने वाला जो मॉलिक्यूल रहेगा वो भी कैसा रहेगा? वीक बेस। सिंपल सी बात है, लॉजिक, कोई मैजिक नहीं, सिंपल लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वही वीक बेस है और जो खुद वीक बेस रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, देखो वीक एसिड प्लस वीक एसिड इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा नहीं होता है। ऐसा लॉजिक मत लगाना कि 2 वीक एसिड को मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। यस ग्रेसी, ये सही है। एक भी स्ट्रॉन्ग एसिड या तो एक भी स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ प्रेजेंट नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखो। एक भी स्ट्रॉन्ग एसिड और एक भी स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर? कभी नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लो, कभी नहीं आएंगे। तो आप मन से निकाल दो कि स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा दूसरा वीक बेस रहेगा, तो क्या करेंगे? हाइड्रोकार्बन चेन के साथ वो कभी नहीं आएंगे। और ये बिल्कुल गलत है कि 2 वीक एसिड को मिलाएंगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा गलत है। आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 2 बेसिक है, इसमें ये वीक बेस है, ये भी वीक बेस है, सर 2 वीक बेस को मिला दे तो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगा तो वीक ही। चलो अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और 3 स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा? आयुषी क्या होगा? अरे बेस ही होगा ना, क्योंकि बेसिक ग्रुप ज्यादा है और एसिडिक ग्रुप कम है। आयुषी, इसका आंसर क्या आएगा? जिसका क्वांटिटी ज्यादा होता है वो उसी टाइप का नेचर शो करता है। यस, प्रीत बोला है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कभी नहीं आते, कभी नहीं आएंगे। ठीक है, पटेल नंदिनी, बेटा यही बात तो मैं उतने देर से समझा रहा हूं, आपने जो बोला वही बात कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ नहीं आते हैं तो उसके बारे में क्यों पूछ रहे? वही तो बोल रहा हूं मैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आते ही नहीं है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। और आप लोगों कि 3 स्ट्रॉन्ग एसिड 2 वीक बेस, 3 स्ट्रॉन्ग एसिड तो 3 वीक बेस, इनको मिक्स करोगे सर 2 वीक बेस रहेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे क्या? क्लियर? चलो स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीन का। जब हमको पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोकार्बन चेन के साथ कभी नहीं आने वाले हैं तो बिल्कुल सोचने का ही नहीं, वो तो वीक ही आएंगे।
ठीक है, खिचड़ी हुई नहीं, खिचड़ी किया आप लोगों ने इतना सोच के। दिया बेटा, आप अभी के लिए जितना बोला उतना ही ध्यान में रखो, बाकी छोड़ दो। दिया, आप मुझे बताओ, यहां पे आपने लिखा है CH3 अटैच टू CH2 attached to CH2 attached to HNO3। मुझे बताओ HNO3 किसके थ्रू अटैच्ड है? HNO3 किसके थ्रू अटैच्ड है? इस कार्बन को। है कोई वैकेंसी उसके पास? H attached to O attached to N डबल बॉन्ड O attached to O माइनस और प्लस। मुझे बताइए इसमें से किसके पास वैकेंसी है? इसके पास 3 पेयर है, इसके पास कोई जगह नहीं है, इसके पास कोई जगह नहीं है, इसके पास कोई जगह नहीं है, तो वो इसके साथ अटैच किसके थ्रू रहेगा? दिया, अरे इसके पास वैकेंसी है ही नहीं, तो ये इस वैकेंसी के साथ अटैच कैसे रहेगा? अटैच होने के लिए दोनों के पास वैकेंसी तो होनी चाहिए, उनके पास तो वैकेंसी ही नहीं है। चलो पहला फंक्शन ग्रुप लेते हैं, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं जिसमें OH एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा, तो अल्कोहल उसको बोलेंगे जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कौन होना चाहिए? OH। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे डैश O अटैच टू H, इसके पास रहेगा 1 लोन पेयर और सेकंड लोन पेयर। ठीक है, तो जिस भी हाइड्रोकार्बन में OH एज अ फंक्शनल ग्रुप का काम करता है तो उसको हम बोलेंगे अल्कोहल। उसको क्या बोलेंगे? अल्कोहल। ठीक है, अब जब भी हम लोग अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, तो पहली बात तो ये समझ जाओ, अल्कोहल का मतलब होगा जहां पे OH एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब क्या करेंगे, हम एक एक फंक्शनल ग्रुप को यहां से देखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर? जस्ट वेट। ठीक है, हाँ, तो पहले देखेंगे OH फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। ठीक है, हाँ। अब किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्कोहल, तो क्या बोलेंगे? जिस कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है, ओनली OH, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं, तो जिसमें हाइड्रोकार्बन के साथ OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे अल्कोहल। एग्जांपल के लिए नंबर 1 हम यहां लिखते हैं CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू OH, तो इस मॉलिक्यूल को हम अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, अल्कोहल मतलब फंक्शनल ग्रुप। नॉर्मली इसका रिप्रेजेंटेशन होता है R अटैच टू OH, R अटैच टू OH।
आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और इसका मतलब इसमें कार्बन एटम n हो सकते हैं। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है, और अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है उसमें कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन एटम स्पेसिफाई किया है 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें 4 ही कार्बन रहेंगे। लेकिन मैं ROH लिखता हूं, इसका मतलब इसके पास कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, और इसका मतलब होता है कार्बन एटम कितने भी हो सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है ये कार्बन एटम स्पेसिफाई किए हैं, तो हमको उतने ही कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सेकंड, CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH3, और यहाँ पे लिखा मैंने COOH। क्या इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल को मैं अल्कोहल बोल सकता हूँ? क्या इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल को मैं अल्कोहल बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? COOH है। तो COOH को हम लोग अल्कोहल नहीं बोलेंगे, COOH को हम लोग अल्कोहल नहीं बोलेंगे। अब मैंने इसको निकाल के यहाँ पे NH2 लगा दिया, तो क्या इसको मैं अल्कोहल बोलूं? नहीं, ये भी अल्कोहल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे NH2 अटैच्ड है। अब इसको हटा के मैंने OH लगा दिया, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है अब ये अल्कोहल का काम करेगा। ठीक है, तो ये है अल्कोहल क्या होता है। तो अल्कोहल वो होता है जिसमें OH is act as a functional group, OH is act as a functional group। ठीक है, ओके। उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे वो आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, जिसको हम पैरेंट चेन बोलेंगे। पैरेंट चेन में इफ मल्टीपल बॉन्ड है तो वो आने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करो। इफ फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन में को अटैच्ड है उस कार्बन को पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है, और इसीलिए जिस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं होता है वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसको मार्क कर देते हैं। इसमें भी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है, ये जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को हमने मार्क कर दिया, और ये कार्बन जो रहेगा वो पैरेंट चेन में आना चाहिए। तो ये रहेगा हमारा पैरेंट चेन, और इस पैरेंट चेन में हमने क्या किया, ये पैरेंट चेन है और ये फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पे दिस विल बी आवर पैरेंट चेन एंड दिस विल बी आवर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इस प्रकार से क्या पैरेंट चेन में हमने उस कार्बन को यूज किया जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, और दोनों में ऐसा हुआ है। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एनी वन एंड, मतलब नंबरिंग हमको उस साइड से शुरू करना है जिस साइड में जिस एटम को हमने सिलेक्ट किया है, जिस कार्बन को हमने मार्क किया है उस कार्बन को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहां से करेंगे? इस मॉलिक्यूल में नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो नंबरिंग में क्या होगा? दिस विल बी 1 2 3 4। इसमें नंबरिंग कहां पे करेंगे? लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि इफ नंबरिंग इस साइड से करेंगे तो जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, जिस कार्बन को हमने मार्क किया है उस कार्बन का नंबर 3 आएगा, और इस साइड से जाएंगे तो नंबर 2 आएगा, और इसीलिए नंबरिंग हमने लेफ्ट साइड से किया, एक में लेफ्ट साइड से और एक में राइट साइड से। क्लियर? उसके बाद इसका नाम कैसे लिखना है?
पेरेंट चेन का जो नाम रहेगा उसका ई निकाल के ओएल लगाना है। इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? इसके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। क्यों ब्यूटेन? ANE क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। क्या नाम रहेगा? ब्यूटेन। अब क्या किया है? ब्यूटेन का ई निकालना है, ब्यूटेन का ई निकालना है और ई के जगह लिखना है OL। क्या लिखना है? OL। तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेनॉल। इसका नाम रहेगा ब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा है? रूल्स लिखे हुए स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लो। तो करना क्या है? जो भी पेरेंट चेन रहेगा उस पेरेंट चेन का नाम जो रहेगा उस नाम का ई निकाल के वहां पे OL लगाना है। अब ये OL जो है इस OH के लिए आता है, इसके लिए आता है OH के लिए। तो यहाँ पे जो OL है ये इसके लिए आएगा। अब यहाँ पे जो OH है वो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन, कौन से कार्बन को अटैच्ड है? यहाँ पे जो OH है वो कौन से कार्बन को अटैच्ड है? ये यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है, तो इसका नाम होना चाहिए ब्यूटेन डैश 1 डैश ऑल। क्यों? क्योंकि ये OH फर्स्ट पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, थर्ड पे भी हो सकता है। तो जहां पे फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कहीं पे भी हो सकता है वहां पे आपको उसका लोकेंट लिखना होगा। ठीक है? तो ये बन जाएगा इसका पूरा नाम। इसकी बात करते हैं तो पेरेंट चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है और सभी के सभी बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन। अब क्या करेंगे? ब्यूटेन का ई निकालेंगे, ब्यूटेन का ई निकालेंगे और वहां पे लगाएंगे डैश 3 डैश ऑल। सही है? ब्यूटेन डैश 3 डैश ऑल सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि नंबरिंग लेफ्ट साइड से किया है तो यहां पे आना चाहिए 2, तो इसका नाम रहेगा ब्यूटेन डैश 2 डैश ऑल। क्लियर? समझा नहीं समझा? ब्यूटेन डैश 3 डैश ऑल। ठीक है? क्लियर है? ऐसा नहीं है कैपिटल में या स्मॉल में, ऐसा कुछ नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। दरवेश कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा बेटा, लगाया तो है हाइफिन यहाँ पे, एक हाइफिन यहाँ पे रहेगा, एक हाइफिन यहाँ पे रहेगा। स्क्रीन के ऊपर देखो कैसा लिखा हुआ है। ठीक है? ओके। हाँ, ये है दो नाम। नंबर 3, चलिए इसका नॉमेनक्लेचर दीजिए। डन? अंकिता गलत है बेटा,
ठीक है, चलो it will be CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH attached to CH3, यहाँ पे रहेगा ऑक्सीजन। और मैंने आपको बोला था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हाइड्रोजन कार्बन को कभी शो नहीं करते, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन को शो नहीं किया जाएगा, और जितने बॉन्ड्स बाकी है उतने हाइड्रोजन होने चाहिए। अब मुझे बताइए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है। क्या OH के पास कार्बन है? नहीं, OH के पास कार्बन नहीं है, तो OH जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को हाईलाइट करते हैं। कर दिया। आपको पेरेंट चेन ऐसा सिलेक्ट करना है जिसमें इस कार्बन को इंक्लूड करना होगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 कार्बन का चेन बनेगा, तो ये रहेगा पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो इसका नाम रहेगा पेंटेन। क्या रहेगा? पेंटेन। क्वेश्चन ये आता है नंबरिंग कहां से करेंगे। अब देखो ये पेरेंट चेन है, ये फंक्शनल ग्रुप है, और CH3 जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 जो रहेगा वो किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। ठीक है, नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग उसी साइड से करेंगे जिस साइड में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पास में है। 1 2 3 4 5, तो इसका नाम रहेगा 4 मिथाइल पेंटेन डैश 2 डैश ऑल। So this will be the complete name of this molecule. This will be the complete name of this molecule. एक बार देख लीजिए नंबर 3 को। ठीक है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4 and नंबर 5। नंबर 4 का स्ट्रक्चर है CH3 attached to CH2 attached to CH attached to OH attached to CH2 attached to CH3 attached to CH3। ठीक है, ओके। कुछ लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ की होगी नंबरिंग के लिए। क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे OH जो है इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इसके वजह से आएगा OL। यहाँ पे CH3 जो रहेगा ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम आएगा मिथाइल। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, उस कार्बन को पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, तो नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेरेंट चेन रहेगा उसका नाम रहेगा हेक्सेन। नाम क्या रहेगा? हेक्सेन। तो इसका पूरा नाम होना चाहिए 5 मिथाइल हेक्सेन का E निकालेंगे डैश 3 डैश ऑल। सो दिस विल बी द कंप्लीट नेम ऑफ नंबर 4। ठीक है, नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 में क्या है? CH3 attached to CH2 attached to CH attached to CH2 attached to OH attached to CH2
CH2 CH2 CH3। सही है। पहली बात, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन नहीं है, तो ये जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन को सिलेक्ट किया। आपको पैरेंट चेन ऐसी सिलेक्ट करना है जिसमें ये सिलेक्ट किया हुआ कार्बन आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे एक ही पैरेंट चेन पॉसिबल है जो लॉन्गेस्ट हो, ये वाला। सो इसको हम बोलेंगे पैरेंट चेन और इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, इसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। दिस इज 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेक्सेन, इसका नाम रहेगा इथाइल, ये रहेगा 2 इथाइल, और फंक्शनल ग्रुप के वजह से नाम आएगा OL, और OL का पोजीशन 1 है, तो इसका पूरा नाम होगा 2 इथाइल, उसके बाद हेक्सेन का E निकाल के -1 -ऑल। सो दिस इज द कंप्लीट नोमेनक्लेचर ऑफ दिस वन। ओके, सही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। चले आगे। टू मिथाइल कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा। पैरेंट चेन, यस, ओके, सही है पटेल रंजनी। ठीक है, रिया अभी ऐसा मत सोचो, ये गलत है, आप जो सोच रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, इफ फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप ऑकर्स मोर देन वंस, एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप है तो प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई ट्राई टेट्रा, और ये प्रीफिक्स जो रहेगा वो किसके लिए आएगा, ये प्रीफिक्स आएगा OL के लिए, किसके लिए, OL के लिए। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो E को रिमूव करना है, और जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो E को एलिमिनेट नहीं करेंगे। फिर से रिपीट करता हूं मैं, जब सेम फंक्शनल ग्रुप एक ही है तो E को एलिमिनेट करेंगे, जब सेम फंक्शनल ग्रुप E एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो E को एलिमिनेट नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, नंबर 6 बोलता हूं इसको मैं, ठीक है। क्या होगा, CH3 CH attached to OH, CH2 CH attached to OH, attached to CH2, attached to CH2, attached to CH3। अब ये देखेंगे इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है। नहीं प्लीज, गलत है। दिस इज वन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज सेकंड। इसके लिए आएगा OL, इसके लिए आएगा OL। OL ये इस कार्बन को अटैच्ड है, ये इस कार्बन को अटैच्ड है, सही है। सो दिस विल एक्ट एज अ पैरेंट चेन। तो ये जो रहेगा ये पैरेंट चेन बनेगा। नंबरिंग लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका नाम होना चाहिए हेप्टेन, इसका नाम होना चाहिए हेप्टेन। ये रहेगा 2 ऑल और ये रहेगा 4 ऑल। कितने OH है, एक OH रहेगा तो ओनली ऑल लिखेंगे, एक रहेगा तो, 2 रहेंगे तो लिखेंगे डाई ऑल, 3 रहेंगे तो लिखेंगे ट्राई ऑल, ऐसे, ठीक है। डायऑल, ट्रायऑल, टेट्राऑल, ठीक है। इसमें पैरेंट चेन का नाम पहले क्या रहेगा, हेप्टेन, तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा हेप्टेन,
क्वेश्चन ये आता है हेप्टेन का ई रिमूव करेंगे कि नहीं करेंगे। हेप्टेन का ई रिमूव नहीं करेंगे। कब ई को रिमूव करना है और कब नहीं करना है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ई को रिमूव करेंगे, और जब एक से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो ई को रिमूव नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों के दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप है। मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप की बात की है, सेम सब्स्टिट्यूएंट की बात नहीं की है, ध्यान रखना है। मैंने बोला है जब एक से ज्यादा सेम सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो ई को रिमूव नहीं करेंगे, और एक ही सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो ई को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ई को रिमूव नहीं करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डैश। कितने OH है? दो OH रहेगा तो डायॉल आएगा, और दोनों के दोनों OH का पोजीशन आपको लिखना होगा। तो इसका नाम रहेगा 2,4 डायऑल। इसका नाम रहेगा 2,4 डायऑल। इस प्रकार से ओके है, क्लियर? ठीक है, ठीक है वासु, ये नाम कुछ लोग आगे भी लिखेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये नंबरिंग आगे भी लिखते हैं, वो भी चलता है, लेकिन मैं इस हिसाब से जाता हूं। दोनों सही है, लेकिन मैं इसके हिसाब से जाऊंगा। लिखा क्या है? मैंने क्या बोला? दोनों सेम फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो ई को रिमूव नहीं करना है। इट मींस वो डिफरेंट रहेंगे तो ई को रिमूव करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। नंबर 7 नंबर 7 नंबर 7 इफ सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं तो ई को रिमूव नहीं करेंगे। इफ सेम फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा होते हैं तो ई को रिमूव नहीं करेंगे, अदरवाइज ई को रिमूव करेंगे। इसका नाम नंबर 7 चलो, नंबर 7 का हम लोग कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं। CH3 CH OH CH CH2 OH CH2 CH3 CH2 एंड CH3। सही है। सबसे पहले ये देखना है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये एक OH और ये दूसरा OH। यहाँ पे लगेगा OL, यहाँ पे लगेगा OL। फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसको मार्क करो। फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन नहीं है तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को अटैच्ड है उसको मार्क करो। आपको पैरेंट चेन ऐसे सिलेक्ट करना है जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को इंक्लूड करना है। ठीक है, कितने कार्बन का चेन बनेगा? कितने कार्बन का चेन बनेगा? कितने कार्बन का पैरेंट चेन बनेगा? 5 कार्बन या 7 कार्बन? 5 कार्बन 7 कार्बन 4 कार्बन। क्यों? क्योंकि 7 कार्बन के बनाते हैं तो दोनों कार्बन को सिलेक्टेड कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए। सो दिस विल बी 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? तो इसका नाम आना, और ये ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा पैरेंट चेन। तो पैरेंट चेन का नाम रहेगा ब्यूटेन।
ये सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम रहेगा ब्यूटाइल और ये है 2-ब्यूटाइल। तो कंप्लीट नेम 2-ब्यूटाइल ब्यूटेन डैश 1,3 डाइऑल। सही है। So this will be the complete name of this molecule. This will be the complete name of this molecule. Okay? Clear? ठीक है। तो जितने भी एल्कोहल्स होते हैं उन एल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर इस प्रकार से करेंगे। ठीक है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। और आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।